गुड डे ऑफ ऑल ऑफ यू। जैसा बच्चे आपको मालूम है, अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 6 नंबर का आप लोगों ने किया था, अब आप 7 नंबर पे आ रहे हैं। और सभी बच्चों को अपनी जो टेस्ट सीरीज है, जैसा आपको मालूम ही है, सबसे बेस्ट रहती है। गंगापुरी नहीं, अपन लोगों का रिजल्ट पूरे भरतपुर संभाग में सबसे बेस्ट आता है। तो इसलिए सब लोग ध्यान से और क्वेश्चन को बनाते समय उसके प्रश्नों की रीडिंग को बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत अटेंशन करके, बहुत कंसीडर करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आंसर आते हैं। क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता है कि जरा सी उस मिस्टेक में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए अब मैं आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपको फिर से मैं कहता हूँ, तो हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू। टेक ओके स्टार्ट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 91 नंबर पर। क्या कह रहा है? कंसीडर द गिवन फिगर दैट शोज द कैरियोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या कह रहा है? इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अब आपको दिया जा रहा है, कोई व्यक्ति है, उसका एक कैरियोटाइप दिया गया है और कोई एक गुणसूत्री विकार से ग्रसित है। अब आपको सामने ये कैरियोटाइप है और ये हमको लास्ट में दिखाया जा रहा है एक्स वाई, यहाँ तक आपको दिया जा रहा है 11 12, ये हो गया 13, ये हो गया आपका 13 नंबर, ये हो गया 14 नंबर, ये हो गया 15 नंबर, ये हो गया आपका 16 नंबर, ये हो गया 17 नंबर, वो 18 आपका आ गया, ये हो गया 19 और ये हो गया 20, ये आ जाएगा 21, 22 और 23 आपका पेयर हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम XY का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 21 नंबर पर क्या हो गए? होना चाहिए पेयर। पेयर कितने का होता है? 2 क्रोमोसोम का। और यहाँ पर कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? 3। सो अब आपके यहाँ से क्लियर हो गया, दैट इज द डाउन सिंड्रोम। तो डिसीज आपने डायग्नोस कर ली। ये डिसीज कौन सी है? डाउन सिंड्रोम। लैंगडन डाउन इसको खोजा था और ये डाउन सिंड्रोम है। अब आपको मालूम हो गया डाउन सिंड्रोम है। अब इसके ये फीचर्स दिए गए हैं। अब इन फीचर्स में आपको देखना है कौन सा फीचर्स डाउन सिंड्रोम को बिलोंग करेगा। तो अब आप देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट फीचर। अब करेक्ट फीचर इसमें देखना है आपको। तो अब यहां पर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट स्टेटर्ड, तो छोटा कद है, बॉडी विद स्मॉल राउंड हेड है, छोटा सिर भी है, और ब्रॉड फ्लैट फेस है। आपको पढ़ा हुआ है, ये आपके करेक्टर डाउन सिंड्रोम को बिलोंग करेंगे। मतलब ये तो आपका करेक्ट हो रहा है ए में। फिर आपका सेकंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है? स्लो फिजिकल और साइकोमोटर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात आ रही है। बट फास्ट मेंटल डेवलपमेंट, बस ये रॉन्ग हो गया। मेंटल डेवलपमेंट फास्ट नहीं होता है, मानसिक विकास तीव्र नहीं होता है, इसमें वो हो जाता है मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है। आपको मालूम है इसको मैंगलॉयड आइडियोसी भी बोलते हैं। तो ये इडियट टाइप के होते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, यहां से इस पॉइंट से ये रॉन्ग हो गया। अब अगला इसमें कह रहा है फररोड टंग विद कर्व्ड माउथ कर्व्ड नहीं, यहां पर क्या होता है? लार्ज और एलिवेटेड टंग रहेगी, जो थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ रहती टंग। तो यहां ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। फिर आपका थर्ड देखिए, थिन पाम क्रिएस, तो इसका मेन फीचर है, लेकिन यहां पर दे दिया इसने थिन से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका हथेली ठीक है, लेकिन कैसी? पाम क्रीज होता है और जो फिंगर्स के ये पॉइंट होते हैं यहां पर स्टबी हो जाता है, बट यहां पर कह रहा थिन पाम। सो ये भी रॉन्ग हो गया। सो आंसर क्या बन गया हमारा? फर्स्ट। तो यहां पर करेक्ट इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट आंसर बन गया। शॉर्ट स्टेटर मतलब क्या हो गया? छोटा कद रहेगा। आपने देखा होगा इसका बेबी का डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। तो छोटा कद है और गोल सिर रहेगा, चौड़ा चपटा रहेगा, इसमें टंग एक्सट्रूडेड रहती है, आउटसाइड थोड़ी सी निकली होती है, सेलिब्रेशन रहता है, मेंटल रिटार्डेड इडियट होते हैं। तो इस तरह से ये फीचर्स इसके बनते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो इसमें आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट में आए तो क्या कह रहा है?
मेंडल क्रॉस्ड टाल एंड डॉर्फ प्लांट। क्या कह रहा है? मेंडल ने क्रॉस कराया है किसके किसके बीच? टाल एंड डॉर्फ प्लांट्स। इन F2 जनरेशन द ऑब्जर्व्ड रेशियो 3:1, सेकेंड जनरेशन में 3:1 आया है। अब मतलब मान लिया आपने टाल को हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी, और आपका हो गया डॉर्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया आपका? होमोजाइगस टाल, और ये क्या हो गया? होमोजाइगस डॉर्फ। अब आपका ये बौना हो गया और ये लंबा हो गया। अब आपको मालूम है होमोजाइगस है, इधर से आपका एक गैमेट कैपिटल टी टाइप के बनेंगे, इधर से सब स्मॉल टी टाइप के गैमेट बनेंगे। ये आपके गैमेट्स बन गए और इनमें क्रॉस हुआ, तो क्रॉस हुआ तो आपका F1 में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या रहेगा? 100% टाल हो जाएंगे। और कैसे टाल हैं? हेट्रोजाइगस हैं, विषम युग्मजी हैं बच्चों, हेट्रोजाइगस टाल है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आता है क्यों? F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन होता है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के हिसाब से आप देखिएगा हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट टू फर्स्ट कैपिटल टी, और ये आपका फर्स्ट टू सेकेंड कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड टू फर्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड टू सेकेंड। ये हो गई आपकी F2 जनरेशन। अब F2 में आप देख रहे हैं ये 3 टाल हैं, ये 3 टाल है, और ये आपका डॉर्फ है, ये आपका डॉर्फ है 1, तो 3:1, मतलब यहाँ पर आपका, तो ये आपका सिंपल मेंडल क्रॉस आ गया। अब आपका देखिए यहां पर भी आपका कौन सा लॉ ऑफ डोमिनेंस सिद्ध हो रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम यहां पर हो रहा है, यहां भी लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट ये सेग्रीगेट भी हो रहा है, तो यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट भी हो रहा है। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से लॉ को ये वेरीफाई करता है, किस किस लॉ में ये लागू हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी ये सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहाँ होता है? जहां पर नॉन एलिलिक कंडीशन, वो आपके 2 क्रोमोसोम वाले 2 फीचर के लिए चलेगा। जहां डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये वाला नहीं बनेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर हो जाएगा। देखिए सेग्रीगेट हो रहा है, एक जो यहां पर रेसेसिव है, यहां पर हिडन था, बट दैट सेपरेट्स इन F2 जनरेशन, तो ये यहां पर बन रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आता है? F2 का रेशियो हो जाता है। क्या रेशियो आएगा वहां F2 में? अगर होता तो यहाँ पर 1:1 बनता, और यहाँ पर 3:1 है। सो आपका क्या हो रहा है? फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड किस में है? तो बी में है। सो आंसर बन गया हमारा बी। आंसर क्या हो गया? बी। प्रभाविता का नियम सही है और पृथक्करण का नियम सही है। यहां पर 2 नियम की एक्सप्लेनेशन हो रहा है, पुष्टि कर रहा है। कौन कौन से नियम की? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और आपका क्या जा रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमेट। तो अब आपका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट आ गए 93 में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एक्सर्शन, एक एक्सर्शन है और एक रीजन है। आपके 2 स्टेटमेंट यहां पर शो किए जा रहे हैं, उन स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है आपको। अच्छा, पहला स्टेटमेंट एक्सर्शन में क्या कह रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस द जनरेशन रिजेंबल इन कोडोमिनेंस, इन कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। बिल्कुल सही है। जब कोडोमिनेंस आता है, कोडोमिनेंस होता है, तो दोनों लक्षण आपको, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। जैसे आपको बताया गया है, अगर रेड कोट कलर काऊ हो और व्हाइट कोट कलर ऑक्स हो, और उनमें से फर्टिलाइजेशन हो जाए, देन रॉन कलर बेबीज आ जाए। अगर मतलब रॉन कलर बच्चे बन जाएं, संततियां बन जाएं, तो वहां पर रॉन का मतलब है रेड भी शो होगा और व्हाइट भी शो होगा, तो बोथ आर एक्सप्रेस। तो ये हो गया बोथ पेरेंट्स रिजेंबल, तो बिल्कुल सही हो गया। फिर क्या कह रहा है? बोथ एलील एक्सप्रेस, बिल्कुल सही है। बोथ
एल एक्सप्रेस इन इक्वल इन कोडोमिनेंस, दोनों एक्सप्रेस होते हैं, इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर कोडोमिनेंस का यही फीचर है कि बोथ जीन बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस, मतलब रेड भी एक्सप्रेस होगा, वाइट भी एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर कोडोमिनेंस, तो मतलब यहाँ पर दोनों सही है और राइट इसका एक्सप्लेनेशन है। अब हमारा ए ऑप्शन क्या कह रहा है, तो कोडोमिनेंस में क्या है, सहप्रभाविता भी दोनों जनकों के समान होती, सही है। दोनों एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका हमारे डी में है ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही हुआ। तो आंसर क्या बन गया, डी। तो आंसर क्या हो गया, डी। तो ये हो गया कोडोमिनेंस, जैसे आपको बताया गया है। छोटे और हमारे ब्लड ग्रुप ए बी में भी हो जाता है कोडोमिनेंस। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इन स्नैपड्रैगन क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर यील्ड, क्या हो रहा है, पिंक कलर फ्लावर। द पिंक फ्लावर इज क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर, अगेन दैट रेशियो ऑफ प्रोजीनी। तो मतलब कह रहा है रेड और व्हाइट है और आपको बता रहा है रेड के लिए आर लिया गया है, होमोजाइगस कैपिटल आर कैपिटल, व्हाइट के लिए स्मॉल आर, पिंक के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पर रेड और व्हाइट का क्रॉस हुआ है और उसने क्या कहा है, पिंक कलर फ्लावर है। फिर पिंक और रेड का क्रॉस हुआ है तो उसकी प्रोजीनी कैसे बनेगी। तो अब आप देखिए, रेड के लिए हो गया हमारा कैपिटल आर, व्हाइट के लिए हो गया स्मॉल आर। इधर से आपका एक टाइप के गैमेट, इधर से भी, क्योंकि होमोजाइगस है। तो F1 में आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 हो गया और ये पिंक हो गया। तो यहाँ जहाँ पिंक आ जाएगा तो आपको मालूम है इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगा। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, अपूर्ण प्रभाविता यहां तक लागू हुआ। फिर उसने कहा अब इसका क्रॉस हमें करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करना है कैपिटल आर से। इधर से तो एक ही गैमेट आएगा, इधर से दो टाइप के गैमेट आएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आपका हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो होगा रेड और ये हो जाएगा पिंक। और आप देख रहे हैं कितने पर 1 और 1 हुआ, मतलब 50:50, 50:50, 1:1. अब आप देख लें ऑप्शन कहाँ पर ऐसा मिल रहा है, रेड आएगा 50% और 50% आएंगे पिंक कलर, इसमें व्हाइट कोई भी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ कैपिटल आर 75 दे रहा है, गलत है क्योंकि हमारा 50 निकल रहा है। अच्छा, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में आया कैपिटल आर, ये 100, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन में आपको मालूम है, वो तो बताया गया है, स्नैपड्रैगन में क्या लागू होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और आपको सी में आंसर मिल गया 50, कैपिटल आर 50, ये बिल्कुल सही है। सी में आंसर मिल गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ गया, सी। अब देखिए आपने, स्नैपड्रैगन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, डॉग फ्लावर, सो आपका आंसर आ गया सी। क्लियर हो गया है। तो देखिए 50-50 या 1:1 जो भी आ रहा हो, अब यहाँ 50-50 मिला है तो 50-50 से चले आइए। अगला नेक्स्ट, तो आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट में हम आए 95 क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एज हेट्रोजाइगस ए है। जब हेट्रोजाइगस होता है तो वहां पर ए के साथ ओ अटैच्ड होता है, हम इसके लिए आई का यूज करते हैं। तो आई ए और आई ओ। अच्छा, तो यह आई जैसा भी दिखाया जाए तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। अब आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के बाद अब हमारा फिर क्या क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज होमोजाइगस भी है, मदर का होमोजाइगस भी है, मतलब आई बी और आई बी। अच्छा, तो क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजीन के बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो एक जनक का ब्लड ग्रुप ए बता रहा है लेकिन वो हेट्रोजाइगस है, और दूसरे जनक का बी है, वो होमोजाइगस है। अब आपको सीधे सीधे है उसके ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, ए बी और ओनली बी। अब देख लो ए बी और बी किस में आएगा, यहाँ से 2 गैमेट बनेगा, वहां से 1 गैमेट बनेगा, यहाँ से 2 गैमेट हो जाएंगे, एक आई ए आई और यहाँ से हो जाएगा आई बी गैमेट, क्योंकि होमोजाइगस है। तो ये बन जाएगा आई ए आई बी और ये हो जाएगा
I0 IB। सो आपका ये हो गया ए ब्लड ग्रुप और ये हो गया AB ब्लड ग्रुप और ये हो जाएगा आपका बी ब्लड ग्रुप। तो अब आपके सामने आ गया आंसर, आपके सामने क्लियर हो गया। तो ए बी और बी कहाँ पर है, ऑप्शन देख लो, यहाँ ए बी है, ये तो आपका सिर्फ सी में है, बी और ए बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो एक विषम युग्मजी था, ये विषम युग्मजी है, आपको मालूम है जो O होता है वो A के साथ भी होता है और B के साथ भी होता है विषम युग्मजी में, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में आए हम। तो 96 क्या कह रहा है, पुनेट स्क्वायर गिवन बिलो शोज द पैटर्न इनहेरिटेंस इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर लगा हुआ है येलो कैपिटल वाई, राउंड आर, डोमिनेंट ग्रीन वाई एंड रिंकल के लिए स्मॉल आर यूज किया है। तो इसके लिए झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर यूज किया है, इसके लिए यूज किया है। अब आप देखिए तो इसमें क्या कहा है, अ प्लांट टाइप पी विल बी यील्ड सीड विद सेम फिनोटाइप सीड। तो जो पी का है वो इनमें से किससे बिलोंग करेगा। तो पहले आपको पी में देखिए कि पी में क्या हो सकता है। अब ऐसा क्रॉस हुआ है तो यहाँ पी पर हमारा ये है पी, इस जगह पर पी है, तो यहाँ से आया हमारे पास कैपिटल वाई, उधर से भी आ गया कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। इस तरह की कंडीशन माने क्या कहेंगे हम, कैपिटल वाई किसको है, येलो को, स्मॉल आर किसका है, ग्रीन का। येलो ग्रीन में अब किसमें येलो ग्रीन आ सकता है, अब येलो ग्रीन किसमें आ सकता है, आप देखिए कैन पॉसिबल, तो किस पैटर्न में पॉसिबल हो सकता है येलो ग्रीन। तो अब देखिए जहां ये आपका आएगा, मान लो इससे क्रॉस हुआ एक्स से, तो इसमें आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये येलो ग्रीन हो जाएगा। फिर आपका कहां पर है, कैपिटल वाई किधर से आ सकता है, कैपिटल वाई फर्स्ट में आ सकता है, फर्स्ट में तो कोई आते ही नहीं, सब आपको मालूम है राउंड और येलो होते हैं क्योंकि उसमें कैपिटल आर भी है। अच्छा इसमें आएंगे तो यहां भी नहीं आएगा, कैपिटल आर है, इसी लाइन पर आ सकता है तो एक्स पे आ सकता है। फिर क्या है, इसमें एक आर में आ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, और फिर आपका अन्य किसी में नहीं आएगा, अन्य किसी में नहीं आएगा। तो अब आप देख लीजिए तो किसमें आएगा, एक्स और आर में संभव है। तो दैट टाइप फिनोटाइप माने क्या फिनोटाइप था, येलो एंड ग्रीन सीड प्लांट। येलो पीले और ग्रीन सीड वाले किस में बन सकते हैं, तो आपके बन सकते हैं एक्स में और बन सकते हैं आर में। अब ऑप्शन देखिए कैसा, कोई ऑप्शन है तो सी में दे रहा है एक्स टाइप, आर कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए आपको हमको क्या बनाना पड़ेगा, सी बनाना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर यहाँ पर कहीं सी एक्स और आर वाला होता तो हम फिर एक्स और आर करते, एस है, एस में आपका आएगा नहीं, देखिए एस कहाँ पर दिया गया है, एस यहाँ पर कहाँ पर है, ये है, और यहाँ तो आएगा ही नहीं, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, तो ये राउंड येलो रहेगा। फिर क्या दे रहा है हमारे पास, यू ये है, तो यू में स्मॉल वाई मतलब आपका आएगा नहीं, येलो आएगा ही नहीं, ठीक। फिर आपको क्या दे दिया, जेड कहाँ है, ये जेड लास्ट में, तो आपको मालूम है ये तो आपका कैसा होता है, रिंकल और ग्रीन। तो अब आपका आंसर हो गया सी, तो आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर इन फ्लावर एक्सिस इज कॉल्ड। फ्लावर एक्सिस में फ्लावर कैसे अरेंजमेंट है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या वितरण है, कैसे लगे, उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो सेपल पेटल एस्टिवेशन नहीं कहते हैं, वो तो होता है सेपल और पेटल का अरेंजमेंट। तो वो सेपल पेटल अरेंजमेंट होता है जिसमें आपने बॉल बेड ट्विस्टेड वो पोजीशन होती है। वेनेशन में क्या होता है, वो जो वेन्स होती हैं लीफ पर, वेन्स का अरेंजमेंट होता है, तो वो भी आपका नहीं बना। अब अगला आपका आ गया इन और इनफ्लोरेसेंस, यही होता है जो आपने दो टाइप के पढ़े हैं, रेसी मॉस एंड साई मॉस। होते तो 4 टाइप के हैं बट एनसीईआरटी में 2 ही टाइप हैं, रेसी मॉस एंड साई मॉस। तो हमारा आंसर बन गया इनफ्लोरेसेंस मतलब सी। क्या बन गया, पुष्प क्रम, क्या बन गया, पुष्प क्रम। तो वितरण व्यवस्था होती है पुष्प क्रम। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट माने निषेचन से पूर्व की घटनाओं में क्या क्या सम्मिलित है, निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या सम्मिलित है।
तो व्हाट इज इंक्लूडेड, तो निषेचन के पूर्व क्या होगा, फॉर्मेशन फ्लावर तो होगा ही, सही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा ही, इसका मतलब होता है लघु बीजाणु बनना, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस भी इंक्लूड रहेगी, इसका मतलब है मेगास्पोर फॉर्मेशन, 7 सेल्ड न्यूक्लिएटेड वाला पोर्शन, एम्ब्रियो नहीं होगा, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, तो ये नहीं होगा। और पॉलिनेशन बिफोर होता है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब आपको ये 4 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। तो देखिए ओनली फर्स्ट, थर्ड, 4, 5, 4 है, 4 के कारण ये रॉन्ग हो गया। अच्छा इसमें भी 4 है, ये भी रॉन्ग है। अच्छा इसमें है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ठीक है मान लिया, लेकिन अब आपका एक छूट रहा है और इसमें क्या दे रहा है, एक्सेप्ट ओनली, माने 4 को छोड़कर सभी, बिल्कुल यही आंसर बनाना पड़ेगा। अब हमें सी सही है बट लेकिन वहां एक छूट रहा है, इसमें एक वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या बना, डी। तो आंसर क्या बनाएंगे हम, डी बनाएंगे। नेक्स्ट, pollen grains represent the male, अच्छा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कथन और कारण डायरेक्टली। तो क्या कह रहा है, pollen grains represent the male gametophyte, अच्छा बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है स्टेटमेंट सेकेंड, pollen grain is prominent surrounded by टू डाइप्लॉइड लेयर नहीं होता है, वन मतलब 2 डाइप्लॉइड नहीं होती, 2, क्योंकि पूरा pollen grain कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, आपने पढ़ा है। pollen grain जो होगा, अब आपका देखिए pollen grain मान लीजिए ये है और इसमें 2 लेयर तो होती है, ये मान लिया हमने 2 लेयर होंगी और ये पूरा हैप्लॉइड होता है, 2 सेल्ड या 3 सेल्ड भी होगा। अब आपको मालूम ही है, तो ये आपका एक्साइन होती है, ये आपकी इंटाइन होती है, 2 लेयर होती हैं, एक जनरेटिव सेल हो गई और ये आपकी वेजिटेटिव सेल हो गई और ये आपका जर्मपोर हो गया, ठीक है। ये pollen grain है और ये मेल गैमेटोफाइट है। पहला इस फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन 2 डाइप्लॉइड नहीं होते हैं, ये पूरा हैप्लॉइड होता है और सब इसमें हैप्लॉइड होते हैं। सब हैप्लॉइड होगा तो इसका एक्साइन भी हैप्लॉइड रहेगी, इंटाइन भी हैप्लॉइड रहेगी। तो अब यहीं पर रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट सेकेंड, फर्स्ट इज करेक्ट। अब देख लीजिए आंसर क्या बन रहा है, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, मैंने आंसर फर्स्ट हो गया, आंसर फर्स्ट हो गया। तो आंसर क्या बन गया, फर्स्ट। ये आपका था pollen grain। तो वाल जो होती pollen grain की, देखिए अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की वाल डाइप्लॉइड होगी, लेकिन pollen grain की वाल जो होगी वो हैप्लॉइड होगी, ध्यान रखेंगे, ठीक। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना क्या कह रहा है, 100 क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ना है। फिर क्या है नीचे, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट है अब स्टेटमेंट, ऊपर के स्टेटमेंट 3 है, लेकिन तीनों में कौन कौन से सही है, करेक्ट हमें पकड़ना है। तो अब देखिए वेजिटेटिव सेल लार्जर देन जनरेटिव, अभी मैंने pollen grain बनाया था, वेजिटेटिव सेल लार्जर होती है, वेजिटेटिव सेल माने कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव, बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव सेल फॉर्म्ड मेल गैमेट, वेजिटेटिव सेल फॉर्म मेल गैमेट नहीं होता है। मेल गैमेट को कौन बनाएगा, जनरेटिव सेल बनाएगी, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। कायिक कोशिका नर युग्मक बनाती नहीं बनाती है, कौन सी कोशिका बनाती है, जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। फिर क्या रहेगा, मेल गैमेट और ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स आर मोटिल, बिल्कुल है, 11th में भी है, 12th में भी दिया गया है आपको। तो दोनों मेल गैमेट आपको ब्रायोफाइट में बाईफ्लैजलेटेड और टेरिडोफाइट में मल्टीफ्लैजलेटेड या मल्टीफ्लैजलेटेड मल्टीसिलेटेड, तो वो मल्टीफ्लैजलेटेड होते हैं। तो अब आपका देखिए दोनों मोटिल होते हैं, ये सही है। तो आपका ए और सी सही है, बी रॉन्ग है। अब आंसर आप देख लीजिए कौन सा बन सकता है, सी में दिया है ए एंड सी करेक्ट, ए एंड सी करेक्ट, एक ओनली सी करेक्ट, ए बी सी नहीं, ओनली। तो आपका हो जाएगा आंसर सी। तो क्या सही है, फर्स्ट वाला ए सही है और सी सही है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के नर युग्मक गतिशील होते हैं, जनन कोशिका छोटी होती है, कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी, बिल्कुल सही है, ठीक। ओके नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा है,
तो यहाँ पर उसके हिसाब से कौन सा बनेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या बना सकते हैं, तो अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक रेशियो आता है 9:3:1, एक तो ये रेशियो आ जाता है हमारे पास। फिर एक रेशियो हमारे पास क्या आता है, फिर एक रेशियो हमारे पास क्या आता है, जीनोटाइप अगर हम लेंगे तो 1:2 फिर क्या आ जाएगा 1:2:4:1 12 24 12 और 1। ये देखिए आपके 16 होने चाहिए, जिसमें 9 हमारे ये रहते हैं, 2 और 2 2 4 5 4 9 और एक 2 और आएगा। अच्छा, तो अब आप देखिए ये एक बीच में आ जाता है 1 और ये 2, इस तरह से हम इसको कर देते हैं, लास्ट में चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा मतलब क्या हो जाएगा, वैसे देखेंगे तो 12, फिर आपका आ जाएगा 12, फिर आपका आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपका 2, फिर आ जाएगा 2 और 1, तो 3 3 6 4 10 2 12 14 2 3 3 6 4 10, एक 1 और रहेगा, 3 3 6 4 10, नहीं गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ, 16 होना चाहिए, तो ये 3 2 5 4 9 1 2 और 2, हाँ फिर एक और 1। अच्छा, तो अब आप देखिए, अब आपके इस तरह से आपके सामने है, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, तो 9331। अब यहाँ पर दे रहा है जीनोटाइप, क्योंकि वाई और ये सब शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कंडीशन है, और जीनोटाइप कंडीशन में अब ये आपका हाँ, अब इसको हम करते हैं, तो जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2, फिर 1 2 4 2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1। देखिए तो ये आपके 9 हो गए, 4 2 ये 6 और ये 3, टोटल हो गए 9, फिर ये 1 2 हो गया, फिर ये 1 2 और वो 1 हो गया। ठीक, अच्छा, तो इस तरह पर कैसा आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा, एक ही हो जाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये दो आपके कैसे आएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर आएंगे, और ये आपके चार कैसे आएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो कैसे आएंगे, तो ये दो आपके आएंगे इस तरह से, तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, एक ही आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये दो कैसे आएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये हो जाएगा सभी चारों स्मॉल। अब आप देखिए, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिनोटाइप देखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर को केवल देखा जाएगा, यहाँ कैपिटल वाई और के साथ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब आप देखिए तो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर दो आ रहे हैं, गलत है, एक ही आता है इस तरह का। अच्छा, ये 9 कैपिटल वाई कैपिटल आर इस तरह के 9 आते ही नहीं, 9 में फिर इस चारों एलील से एक सेम टाइप में हो सकते हैं। हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 1 आता है, ठीक, ये मिल गया 1। फिर 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है, ये दो सही, ये भी सही हो जाएगा, दो ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। फिर आपका इसमें आइए तो क्या हुआ, स्मॉल वाई के साथ, 2 स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, 2 स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, 2 स्मॉल वाई के साथ
कैपिटल आर एक ही आपको मिल गया, 2 ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। और 4 इस तरह के आप देखिए, ये आपके सामने कैपिटल वाई स्मॉल आर तो ये आपके सामने है, ठीक। 4 कैपिटल वाई स्मॉल आर 4, ये ठीक, ये करेक्ट हो गया। तो आंसर हमारा यहाँ पर वैसे सी बन रहा है, लेकिन आगे देख ले रहे हैं। और ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। और ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी बच्चों। देखिए क्या आंसर बन गया? सी। तो 2 संकरण में अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह के 1 आएगा, इस तरह का एलील वाले 2 आएंगे, इस तरह के एलील वाले 2, इस तरह के एलील वाले 4। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। नेक्स्ट में क्या है? 102 मैप यूनिट्स ऑन लिंकेज। मैप कैन नॉट बी तो रिलाइड अपॉन ए कैलकुलेट फिजिकल डिस्टेंस, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑफ क्रोमोजोम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो किस कारण से गुणसूत्र की भौतिक दूरियों की गणना संलग्न मानचित्र में उसमें हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप यूनिट इज डिफरेंट ईच इंडिविजुअल्स, भिन्न भिन्न इंडिविजुअल्स में डिफरेंट रहता है। तो क्या कह रहा है? ये आवृत्ति तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट में क्या कह रहा है? फिजिकल डिस्टेंस भी बिटवीन जीन्स चेंज ड्यूरिंग द सेल साइकिल। बिल्कुल सही बात हो रही है, क्योंकि आपको सेल साइकिल में डिफरेंट सेल साइकिल में क्रॉसिंग ओवर आएगा, क्रॉसिंग ओवर से चेंज आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? लिंकेज मैप डिस्टेंस आइडेंटिकल बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये कहीं कहीं सेम हो सकता है, कहीं डिफरेंट हो सकता है मेल फीमेल में लिंकेज, और लिंकेज ग्रुप का भी डिफरेंट होता है मेल फीमेल में। अच्छा, लेकिन अब क्या कह रहा है? हम किस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, आपको लिंकेज में बताया गया है, लिंकेज कहाँ होते हैं? सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, क्या? जीन, और वो ट्रांसमिट होते हैं ड्यू टू गैमेट्स, गैमेट के थ्रू क्रॉस होते हैं। अब ये किस पर होता है? तो ये क्रॉसिंग ओवर, और एक चीज और होती है यहाँ पर, क्या? जो डिस्टेंस ऑफ जीन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर उसने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेरीज लॉन्ग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पे डिप नहीं है, ये किस पे वेरीज करता है? ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 जीन्स, जितने नजदीक होंगे उतने लिंकेज शो होंगे, और जितने दूर हो जाते जाएंगे वो लिंकेज कम आएंगे। तो ये आपका, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये बात है। को गुणसूत्र की लंबाई के साथ इसका संबंध नहीं होता है, क्योंकि एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी होता है, डिस्टेंस से लिया जाता है, जीन की दूरी से। तो ये लेंथ ऑफ क्रोमोसोम से नहीं लिया जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बनेगा डी। आंसर क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है। अच्छा, बोथ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, बिल्कुल सही है। वर्णांतर और हीमोफीलिया दोनों लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण है, ठीक, बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है? इन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हेट्रोजाइगस और कैरियर फीमेल ट्रांसमिट द डिसीज टू सन्स। अब आपको मालूम है कि जो यहाँ पर चलता है वो क्रिस क्रॉस चलेगा, और जब हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड है तो क्रिस क्रॉस चलेगा, मदर टू सन आएगा, मदर टू सन आएगा। अगर हेट्रोजाइगस मदर है तो उसमें एक बच्चा इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो ये भी सही है और ये भी सही है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब आपका क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सही। आपका आंसर बनेगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट मिलेगा 104। जीन्स ए बी एंड सी आर लिंक्ड जीन है, ए एंड बी आर मोर क्लोज देन ए एंड सी। अब देखिए यहाँ पर 3 जीन है, ए बी सी। अब यहाँ पर उसके आधार पर आप देखिए, मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, लिंक्ड एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं। अब ये हमारा क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम पे लिंक्ड जीन है हमारे पास। अब लिंक्ड जीन है, क्या कहा उसने? ए बी एंड लिंक्ड जीन है। अच्छा, क्या कह रहा है? ए एंड बी आर मोर क्लोज हैं,
AC से AB ज्यादा क्लोज है, मतलब सीधी सीधी बात आ जाएगी, तो AC दूर होगा तभी तो वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर आपका C है, तो यहाँ पर इनका लिंकेज कम हो जाएगा, और B, इसका मतलब है कि B यहाँ बीच में होगा, तो B जब बीच में होगा तो आपका क्या हो गया, AB आर मोर क्लोज देन AC, तो AB ज्यादा क्लोज हो गया, AC थोड़ा दूर हो गया, तो यहाँ पर आपका इस तरह बन गया ABC। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, A lies before B and C, A lies, A lies BC के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। B lies between A and C, B बीच बीच में आया, बिल्कुल सही है। आपका B lies between A, C भी सही है। C lies between A, B, C यहाँ पर नहीं आएगा, अगर C आ जाएगा तो AC ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और वहां पर लिंकेज बढ़ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन विल फ्रॉम बिटवीन A एंड C देन A एंड B, नहीं, AC जब दूर है तो कैसे आ जाएगा मोर, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब आपका आंसर आ गया, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, हमको करेक्ट ही देखना था ना, तो करेक्ट के ऑप्शन इंफॉर्मेशन करेक्ट, तो करेक्ट में फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए आपके सामने है A B C है, A B और C से पहले स्थित है, बिल्कुल सही है, A पहले स्थित है, और B एंड C के B A और C के B A और C के बीच भी स्थित है, सही है, ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 105, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या होता है, प्लियोट्रॉपी में होता क्या है, माने चेंज इन वन जीन वन एलील्स बट मोर देन वन इफेक्ट, जब एक से ज्यादा इफेक्ट आएंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इट इज फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ओनली लगा दिया, नहीं, ह्यूमन में देखा गया था प्लियोट्रॉपी, बट लेकिन ऐसा नहीं, केवल ह्यूमन में नहीं होता है प्लियोट्रॉपी, तो ये आपका प्लियोट्रॉपी अदर में भी हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो गया। इट इज ए सिंगल जीन दैट एग्जिबिट मल्टीपल, अभी भी मैंने बताया मल्टीपल इफेक्ट, बिल्कुल सही है, एक से ज्यादा कई फिनोटाइपिक लक्षण अभिव्यक्त हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। पहला वाला गलत है, केवल मानव पॉपुलेशन में नहीं होते, अदर में भी हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल आपको मालूम है, एल्केप्टोनूरिया, फिनाइलकीटोनूरिया, और आपका ये भी बन जाएगा। तो अब आप देखिए, इट इफेक्ट द मेटाबॉलिक पथवे, हाँ यहाँ मेटाबॉलिक पथवे चेंज होता है, एल्केप्टोनूरिया फिनाइलकीटोनूरिया में बताया गया कि मेटाबॉलिक एरर है, तो ये इन बर्थ इन बॉर मेटाबॉलिक एरर में आता है, तो ये उपापचय प्रभावित करता है, मानी करेक्ट हो गया। तो आपका सेकेंड थर्ड करेक्ट है, किस में दिया गया, सेकेंड थर्ड डी में दिया गया, फर्स्ट रॉन्ग है, बस आपका आंसर हो गया डी, आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम 106, अच्छा कॉलम है फर्स्ट और सेकंड कॉलम। एक्साइन कहाँ होता है, एक्साइन मतलब पोलन ग्रेन्स की आउटर मोस्ट लेयर होगी, तो यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, मतलब सीधे आंसर मिल गया 3। अब देखो कोई से बन जाए, ए में 3, अच्छा 2 जगह चारों में है। अच्छा मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी माने मोर देन वन कार्पेल, मोर देन वन कार्पेल कहाँ है, तो आपको पढ़ाया गया पेपावर में, पेपावर में मोर देन वन कार्पेल होते हैं, तो इसका 4 हो गया। आप देखो बी का 4 किस में है, बी का 4 इसमें 2 में है, ठीक है, तो अब यही 2 में आंसर मिलेगा, बी और डी में। अब हमारा फिर क्या कह रहा है, फिर आपका आ जाता चैलेजा। चैलेजा क्या होता है, एक उसका बेस पार्ट हो जाएगा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, मतलब आपका सेकेंड हो जाएगा। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट हैविंग में फीमेल गैमेट, बिल्कुल सही है। अच्छा तो आपका 3 4 2 1 की 3 4 2 1, बस मिल गया आंसर आपको, आंसर हो गया बी 3 4 2 1। तो एक्साइन आया और इसका एक्साइन हो गया, स्पोरोपोलेनिन मल्टीकार्पल पेपावर आ जाएगा, चैलेजा में बेसल पार्ट ओव्यूल हो जाएगा, ठीक ठीक ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी सेल्स आर हैप्लॉइड डिप्लॉइड इन गिवन सेल्स, जो आपको कुछ सेल्स दी गई हैं उनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पहचानना है, अगुणित और द्विगुणित। हैप्लॉइड तो माइक्रोस्पोर आपका हैप्लॉइड होता है, मेगास्पोर भी आपका हैप्लॉइड होता है, आफ्टर मियोसिस डेवलप होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल है, दैट इज 2n, मेगास्पोर मदर, मेगास्पोर हैप्लॉइड होगा, मेगास्पोर मदर सेल अगर लगा दी जाए तो डाइप्लॉइड हो जाएगी, तो ये आपकी डाइप्लॉइड सेल है।
एंडोस्पर्म ट्राइप्लाइड होता है 3n। अच्छा, एम्ब्रियो आपका 2n होता है, एम्ब्रियो आपका 2n होता है, एम्ब्रियो सैक n होता है, एम्ब्रियो सैक n होता है, एंटीपोडल सेल आपकी n होती है, मेल गैमेटोफाइट आपका n होता है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर n आ रही है हमारी 4 सेल और 2n हमारी आ रही 2 सेल, 1 सेल आ रही 3n। अब हमें पढ़ना क्या है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पकड़ना है। तो n और 2n, तो सक्सेसिवली n और 2n हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड ठीक है, 2 डिप्लॉइड, यही आंसर हो गया। 3 हैप्लॉइड नहीं है, 4 दिख रही हैं, 5 हैप्लॉइड नहीं है, 5 हैप्लॉइड, तो ठीक है आपको 4, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया फर्स्ट। लघु बीजाणुओं का हैप्लॉइड होता है, गुरु बीजाणुओं का डिप्लॉइड होती है, भ्रूण पोष आपका ट्राइप्लॉइड होता है, भ्रूण आपका डिप्लॉइड होता है, भ्रूण कोष हैप्लॉइड होता है, प्रतिव्यसान कोष का हैप्लॉइड होती है, नर युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड होता है। सो आंसर बन गया फर्स्ट, 4 अगुणित, 4 हैप्लॉइड सेल एंड 2 डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जीटोनोगैमी इज बिहेवियरल, जीनोगैमी बट जेनेटिकली ऑटोगैमी, बिल्कुल सही बात है। सजात पुष्पी पर हम व्यवहारिक रूप से परपरागण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिट करने के लिए कुछ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जाता है, प्लांट सेम रहता है बट फ्लावर चेंज होता है, इसलिए बिहेवियरल ये क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। बट आनुवंशिक, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेट है। अच्छा, तो ये फर्स्ट आपका सिलेक्ट द करेक्ट माने ए करेक्ट है। अगला, मेल गैमेट इज एंजियोस्पर्म इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड फ्लैजिलेटेड, मेल गैमेट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही है, बट फ्लैजिलेटेड नहीं होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। हैप्लॉइड होगा बट नॉट फ्लैजिलेटेड। फिर क्या कह रहा है, कैस्टर इन मैज मोनोसियस है, इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, नहीं, ऑटोगैमी प्रिवेंट करेगा, जीटोनोगैमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर्स डिफरेंट हो जाएंगे और वहाँ पर पॉलिनेट हो जाएगा। सो ये भी ये आपका, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, मतलब फर्स्ट ए सही हो रहा है आपका, ओनली ए, ओनली ए, तो आंसर हो जाएगा ए। कैस्टर और मैज, अरंड और मक्का उबलेंगे पुष्पों में स्वयुग्मन और सजात पुष्पी दोनों नहीं, यहाँ पर जीटोनोगैमी पॉसिबल है, सो आंसर बनेगा फर्स्ट। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट में आए, तो अब आपके सामने बच्चों 109, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, अच्छा असर्शन और रीजन है, ए आपका है और बी रीजन है, ठीक। तो ए में कह रहा है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिसेंस फ्रॉम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, हमने एंथर को, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, माने क्या है, फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। अब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है प्लांट में, तो आप क्या हो जाएगा, वहाँ पर मेल और फीमेल, मेल वहाँ पर यूनिसेक्सुअल है माने मेल या फीमेल एक होगा, और ऐसे फ्लावर में हम इसको अलग कर रहे हैं। क्या अलग कर रहे हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जा रहा है, तो प्लांट में भी क्या हो सकता है आपका, मोनोसियस, प्लांट में भी मोनोसियस हो सकता है, माने उसमें ही सम फ्लावर मेल हो और सम फ्लावर फीमेल हो, सम फ्लावर मेल हो और सम फ्लावर फीमेल हो। जैसे हमारा कुकुरबिट की बात करते हैं या हम कैस्टर वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑटोगैमी पॉसिबल होती ही नहीं है। अच्छा, ऑटोगैमी पॉसिबल होती नहीं है, यहाँ जीटोनोगैमी हो जाएगी, और जीटोनोगैमी भी जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और हमारा ये जो प्रोसेस होता है क्या, रिमूवल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेटेड। तो इमैस्कुलेशन जो अप्लाइड किया जाता है वो किया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, मोस्ट यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए होता है। थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन है, यूनिसेक्सुअल, अब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का है, उसने प्लांट को नहीं बताया कि कैसा प्लांट है। अब प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, तब तो फिर आपको जो किया ही नहीं जा सकता है, वहां पर इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो अपने आप क्रॉस पॉलिनेट होगा। लेकिन अगर प्लांट इज मोनोसियस ब्लड फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल,
जैसे लाइक ए कुकुरबिट, वहां पर इसको हम अप्लाइड कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन ये किसके लिए लिया जाता है, बाई सेक्सुअल फ्लावर के लिए। सो यहां पर आपका फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बस क्योंकि मोस्ट कॉमन हम उस पर जाते हैं, वहां पर ज्यादा अप्लीकेशन किस पे किया जाएगा, तो ये द्विलिंगी पर किया जाता है, एक लिंगी पर विपुंसन नहीं किया जाता है। एक लिंगी में विपुंसन करने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या कह रहा है, फिर सेकेंड में इसका रीजन क्या कह रहा है, एमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू टू covered with bag suitable size genetically made up butter paper prevent the contact। हाँ ठीक है, स्टिग्मा विदा। तो देखिए जब बटर पेपर से उससे क्यों ढक देते हैं, जिससे अनवांटेड पॉलिनेशंस कम, दे कैन नॉट कम ऑन द स्टिग्मा, वो ना आ सके, अगर आए भी तो उसी बटर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, तो नॉट पॉसिबल, तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए किया ही जाता है। इमैस्कुलेशन मोस्ट कॉमन आपको ध्यान रखना है किसमें यूज किया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो कह देता मोनोसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो उस कंडीशन में मैं भी एप्लीकेबल है, मैं भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ के हिसाब से मोस्ट कॉमन उसमें हम जाते हैं, तो हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है, सर्सन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। तो उस हिसाब से देखिए, तो ए इज करेक्ट नहीं हो रहा है, इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, तो सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अब आपका इमैस्कुलेशन ध्यान रखिएगा बाइसेक्सुअल के लिए ही अप्लाइकेबल है, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, भ्रूण विकास के लिए क्या क्या बनता है, तो भ्रूण विकास क्या है, ये देखिए आपका जाइगोट बन गया। अब जाइगोट आपका 2n होता है, ये जाइगोट बन गया। फिर इसमें क्या होता है, क्लीव होता है, ए सिमिलर क्लीव होता है, छोट स्मॉल सेल एक लार्ज सेल होती है। फिर आपकी जो स्मॉल सेल है वो एम्ब्रियोनल हो जाती है, और वो वाली तो सस्पेंसर सेल हो जाएगी, और ये लार्ज सेल हो जाएगी, एम्ब्रियोनल सेल है। तो यहाँ पर हो जाएंगे फिर 2 सेल, फिर ये आपका ये तो बड़ा होता चला जाएगा, इसमें तो 5-6 साल सेल हो गई, सस्पेंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपका इन सस्पेंसर के बाद एम्ब्रियोनल 2 के बाद 4 सेल हो जाएंगी, 4 के बाद फिर ये 8 सेल्ड हो जाएगा, ये आपका 8 सेल्ड हो जाएगा। 8 सेल्ड के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से आपकी कंडीशंस बनती चली जाएंगी। अब यहाँ पर ये पहले क्या सा हो जाएगा, तो गोलाकार हो जाएगा, ग्लोब्यूलर हो जाएगा, बिल्कुल ग्लोब्यूलर सेल्स हो जाएंगी, तो ये आपका ग्लोब्यूलर लेयर्स हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, अब ग्लोब्यूलर के बाद ये कार्डियक शेप में आ जाएगा, कार्डियक शेप में आ जाएगा, मतलब यहाँ से एम्बेडेड होता जाएगा। तो ये आपका फिर ये इस कंडीशन में आने लगेगा, इस टाइप का, तो ये कार्डियक शेप हो जाएगा, ये कार्डियक शेप हो जाएगा, फिर ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो बन जाएगा। अब ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, तो ये डाइकोटिलेडॉन्स हो जाएंगे इसमें, और 2 कोटिलेडॉन्स हो गए, और ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो हो जाएगा। यहाँ पर प्लूम्यूल हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये प्रो एम्ब्रियो कंडीशन है। चलिए, तो प्रो एम्ब्रियो हो गया, प्रो एम्ब्रियो हो गया, फिर ये ग्लोब्यूलर हो जाएगा, ग्लोब्यूलर के बाद ये कार्डियक हो जाएगा, हार्ट शेप हो जाएगा, हार्ट शेप के बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, जहाँ पर ऐसा हो तो PGHM जहाँ पर लागू होता हो, प्रो एम्ब्रियो ठीक है, फिर हार्ट शेप बाद में आएगा, तो ये लागू मतलब गलत हो गया। फिर क्या है, प्रो एम्ब्रियो ठीक है, ग्लोब्यूलर ठीक है, मैच्योर पहले हो गया, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, ये सही हो रहा है। मैच्योर एम्ब्रियो पहले तो बस आपके सामने आ गया, पहले प्राग भ्रूण, फिर गोलाकार, हृदयाकार, तब आपका बनता है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसको अंडरलाइन करिएगा।
इनकरेक्ट कथन गलत है, तो गलत कथन बनाना है। अ डोमिनेंट एलील्स डिटरमाइन द फिनोटाइप व्हेन पेयर्ड विद रिसेसिव एलील। एक प्रभावी एलील अप्रभावी लिख सकते फिनोटाइप लक्षण। हाँ, अगर आपका एक प्रभावी है, मान लीजिए कैपिटल टी, और एक अप्रभावी है, लेकिन आपको एक्सप्रेस क्या होगा, कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, मतलब टाल प्लांट। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा, डोमिनेंट एलील्स फिनोटाइप बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला देखिए, रेसेसिव एलील इज ऑलवेज वीकर देन डोमिनेंट एलील। ऑलवेज वीकर देन डोमिनेंट एलील, ऑलवेज वीकर नहीं होता यहाँ पर। कई कंडीशंस में आपको जब आपने वो पढ़े कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, वहाँ पर रेसेसिव जीन भी एक्सप्रेस हो जाता है एक्सेप्ट डोमिनेंट, तो वहाँ पर वीकर नहीं होता, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अ रेसेसिव एलील नेवर शोज इफेक्ट, कह रहा रेसेसिव कभी इफेक्ट शो ही नहीं करता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जैसे 971 एक आता है, आपको पढ़ा होगा आपने कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में 934 आ जाता है, कई जगह आ जाता है, तो वहाँ पर आपका एक्सप्रेस हो जाता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। नेवर शब्द लगा हुआ है, ऑलवेज मोस्ट कॉमन कहते तो सही होता है, नेवर और ऑलवेज से ये दोनों रॉन्ग हो रहे हैं। फिर 4 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, अ डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज बेटर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। डोमिनेंट एलील ऑलवेज बेटर हो ऐसा नहीं है, डोमिनेंट एलील ऑलवेज बेटर नहीं होते हैं, तो ये भी आपका ऑलवेज शब्द से आपका ये रॉन्ग है, ये नेवर शब्द से रॉन्ग है, ये भी ऑलवेज से रॉन्ग है, इसलिए आपके तो बाकी अगर मोस्ट कॉमन वाली बात होती तो सही हो जाता, तो सदैव से ये रॉन्ग हो रहा है, और ये अपना कभी नहीं से रॉन्ग हो रहा है, और ये हमेशा से रॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए ये तीनों रॉन्ग हो गए। अब हमें गलत बताने हैं, तो हमारे गलत आ रहे हैं 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 में आप देखिए किसमें है, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112, तो 112, तो देखिए कॉलम वाला क्वेश्चन है। प्लियोट्रॉपी, अभी आपने प्लियोट्रॉपी में क्या हो जाता है, मल्टीपल वन जीन सोज मल्टीपल एक्सप्रेस, माने इसके लिए 3 हो जाएगा। कोडोमिनेंस में बोथ आर एक्सप्रेस, बोथ एलील एक्सप्रेस इन इक्वली, मतलब आपका फर्स्ट। डुप्लीकेशन में क्या होता है, किसी को डुप्लीकेट माने रिपीट होना होता है, तो यहाँ एडिशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट आर रिप्रेजेंट ट्वाइस, 2 टाइम जो रिपीट होता है। 4 डिलेशन में क्या होता है, गायब हो जाना, डिलेट हो जाना, डिलेट में पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डिलेट माने 314, तो यहाँ बहुप्रभावी जीन तो आपका बनी गया। विलोपन में कोई गायब हो जाता है तो इसमें एक लोप होना, तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है, तो कोई भुजा गायब हो जाए तो वहाँ पर आता है। तो अब आपका देखिए यहाँ पर आंसर हमारा हुआ 3142 में, किस में आ रहा है, 3142 माने सी में आ रहा है, 3142 सी, तो आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो संबंध में गलत जोड़ा बताना है आपको। ग्रास ओपर टिड्डा XX0 होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, इसको अंडरलाइन करना है हमें, गलत जोड़ी बताना है, तो ये तो सही है। बर्ड जेड, जब बर्ड में ऐसा ही होता है, यहाँ पर मेल जो होता है वो होमोजाइगस, फीमेल हेट्रोजाइगस। ड्रोसोफिला आपको बताया गया है ह्यूमन लाइक होता है, XX और XY पैटर्न होता है यहाँ पर, और यहाँ पर दे रहा है X और X0 पैटर्न, तो ये ड्रोसोफिला और ह्यूमन का है XX बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बन गया हमारा, सी। आंसर क्या हो गया, सी। आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपका है, इसमें क्या होता है, डिलेशन एंड इंसर्शन। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन माने जो कोई भी फ्रेम आपका mRNA तैयार होगा 5' 3' और यहाँ mRNA तैयार हुआ, मान लो आओ जी, और फिर इसके बाद ये सब लगाते चले जाएंगे, ये तब तक प्रोसेस चलता है जहाँ तक आपका कोई टर्मिनेशन कोडोन ना हो। तो अब यहाँ पर अगर कोई यहाँ से एक इंसर्ट होगा या कोई यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज होने में या इंसर्ट होने में ये प्रोसेस चालू होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, डिलेशन ऑफ बेस पेयर, इंसर्शन ऑफ बेस पेयर, ये दोनों सही हैं, और चेंज इन सिंगल बेस पेयर ये पूरे पॉइंट म्यूटेशन के लिए लागू होता है। सो आंसर हमारा बनेगा सी। आंसर क्या बनेगा, सी एंड बी बोथ आर करेक्ट। आंसर दोनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया का डायग्राम है, ये तो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल होता है, रेसेसिव होता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही है। बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द, तब वन एक आपका आ जाएगा जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होंगे, तो वन मतलब 25% बेबीज ऑफ स्प्रिंग्स आर अफेक्टेड। अब यहाँ पर बताना है आपको एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स यहाँ पर क्या हो सकता है, ये तो नॉर्मल की पोजीशन दे दी गई, ये आपका नॉर्मल व्यक्ति है, नॉन, और ये आपका हीमोफिलिक आपका सिकल सेल एनीमिक है। अब जब सिकल सेल एनीमिक है तो अब आपका देखिए जो GAG है, तो यहाँ पर G का क्या रहेगा, G ही रहेगा, और A का हो जाता है T और उसका G, तो ये आपका हो गया। फिर आपका अब इसके हिसाब से यहाँ बदलाव होगा, तो G का आएगा C, T का हो जाएगा A और G का हो जाएगा C, माने एक 5 डैश एक 3 डैश। अच्छा, अब आपको मालूम है जब ये ट्रांसमिट होता है तो ये आपका यहाँ पर बदलाव कर जाता है। क्या बदलाव हो जाएगा, तो इससे mRNA बनता है। जब mRNA बनेगा तो C का क्या हो जाता है, C का बनता है G और G का बनता है फिर आपका यहाँ पर A, जो A है यहाँ पर एक A बदलेगा U में और C बदलेगा G में, तो ये आपका गुग हो जाता है, ये सिकल सेल एनीमिया में। अब आप देखिए जब गुग आएगा तो यहाँ पर इस जगह पर आपके 6 नंबर पर वेलिन आ जाएगा, तो 6 नंबर पे वेलिन दे रहा है तो यहाँ गुग हो जाएगा, तो ये GUG हो जाएगा और ये CAC हो जाएगा, ये GTG हो जाएगा। तो अब आप देखिए हिसाब से हमारे पास ऑप्शन किस में आ रहा है, तो ऑप्शन आपका आ रहा है फर्स्ट, एनसीईआरटी में दिया हुआ गया है आपका बिल्कुल सेम टू सेम, तो फर्स्ट आंसर हो गया इसमें, क्योंकि फिर CAC है, GTG उसी में है, इसमें GTC है उसी में है, तो और वेलिन सब में है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया ये सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट हमारा आता है चूज द इनकरेक्ट को अंडरलाइन करिएगा बच्चों, यहाँ पर गलत हो जाता है अगर जरा सा ध्यान नहीं दिया। इनकरेक्ट, व्हेन द थैलेमस इज कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन सच फ्रूट इज कॉल्ड फॉस्फेट, बिल्कुल सही है। जब फल निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है तो उन्हें आभासी फल कहते हैं, बिल्कुल आभासी या सत्य फल कहलाते हैं, जैसे एप्पल। अच्छा, व्हेन फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थ, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब फल का विकास बिना निषेचन का, तो सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर कैस्टर एंड मैज बोथ आर एल्बुमिनस सीड, कैस्टर भी एल्बुमिनस होता है, मतलब यहाँ पर एंडोस्पर्मिक है, अरणमक्का दोनों भ्रूणपोषी हैं, बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। तो क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डी। आंसर क्या बनाएंगे हम, डी, क्योंकि तीनों करेक्ट हैं, जबकि हमें क्या पकड़ना था, इनकरेक्ट। सो आंसर इज द डी। नेक्स्ट, फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा, तो फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा कहाँ खोजा गया था, किंग हेराल्ड के वो एग्जिबिशन ऑफ, तो वहाँ पर खोजा गया था डेड ओशियन से आपका डेड सी से मिलेगा, तो डेड सी में आ गया। और इसी का एक एग्जाम्पल है लुपिनस वाला, आर्कटिकस वाला, लुपिनस आर्कटिकस 10,000 और ये 2,000 वाला है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सेकेंड। फिर क्या कह रहा, अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, एक सीड के अंदर मोर एम्ब्रियो हैं तो वो पॉलीएम्ब्रियो है, सीधे बात आ गई, तो ये हो जाएगा थर्ड। अच्छा, फिर क्या था, परसिस्टेंट न्यूसेलस, तो वो होता है पेरिस्पर्म, तो ये आपका 4, तब तो इसका आपका आ ही गया डॉर्मेसी के लिए। तो अब आप देखिए फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा मृत सागर हो जाएगा, और एक ये आपका बहुभ्रूणता हो जाएगा, इसके लिए परिभ्रूण पुष्प, तो आंसर हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, माने बी में है 2 3 4 1, तो आंसर हो जाएगा बी 2 3 4 1। इसमें ध्यान देना, फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा और एक होता है लुपिनस आर्कटिकस। नेक्स्ट, लोअर एंड ऑफ लोअर
एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड in an undifferentiated seed in monocotyledons seed is called। तो देखिए जो मोनोकोटिलेडॉन्स होते हैं, अब वहां पर जैसे आपको मैथ सीड का डायग्राम बना हुआ है, अब मैथ सीड में आपने ध्यान देना, तो ये मैथ सीड है, इसमें पेरी ये इसके इनक्लोज रहती, जुड़ी हुई रहती, चिपकी रहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका रेडिकल, रेडिकल के ऊपर ये है, और ये है आपका प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के ऊपर ये है। मोनोकॉट में थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, तो मोनोकॉट जो सीड होंगे वहाँ पर आपका ये इनक्लोज्ड रहता है, ये रेडिकल है। लोअर साइड पर क्या होता है, रेडिकल, और अपर साइड पर क्या होता है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल होता है प्रांकुर और मूलांकुर, ये है मूलांकुर और ये प्लांकुर, और इसमें मूलांकुर के ऊपर क्या रहता है, मूलांकुर का कवर, उसको हम बोलते क्या है, कोलियोराइजा। तो आंसर बन गया फर्स्ट कोलियोराइजा, ये है कोलियोराइजा, और इधर हो जाएगा कोलिप्टाइल माने मूलांकुर चोल। तो ये जड़ों में ये मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में नहीं होगा। नेक्स्ट assertion, a pollination does not guarantee the transfer of right। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता। इसमें करेक्ट पॉलिनेट भी आ सकते हैं और इनकरेक्ट भी आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। मान लो वाटर के थ्रू आ रहे हैं, या एयर के विंड के थ्रू आ रहे हैं, या कोई इंसेक्ट के थ्रू आ रहे हैं, उनको थोड़ा मालूम कि पर्टिकुलर ये इसी का है, सेम स्पीसीज है या सेम चीज़ है, किसी के भी आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब कह रहा है पॉलन ट्रांसफर इज ऑलवेज सेम स्पीसीज पॉलन एट द स्टिग्मा, ये सही नहीं है। ऑलवेज सेम स्पीसीज, मान लीजिए पी का भी है उसी समय और कोई दूसरा चीज भी है, और दोनों में अचोर्ड है पॉलन, तो किसी को अब एयर के थ्रू जाना है तो एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राम और पी एक साथ चलते हैं, एक साथ ग्रोज होते हैं, हो सकता है ग्राम के पी पे पहुंच जाएं। तो यहाँ पर ये करेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो पॉलन ट्रांसफर इज ऑलवेज सेम स्पीसीज, ऑलवेज सेम स्पीसीज नहीं होगा, तो इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। सदैव उसी जात के पराग पर स्थानांतरित होते, ये गलत हो गया और ये फर्स्ट सही हो गया। अब आप देख लीजिए, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, आंसर हो गया बी। ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ऑलवेज नहीं होता सेम स्पीसीज। नेक्स्ट, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज में भी जा सकते हैं, बट जर्मिनेट होंगे सेम स्पीसीज पर। नेक्स्ट पे आए तो फिर क्या कह रहा है, फिर द लेवल द्वितीय है, ए और आर है। अच्छा, अब ए आप पढ़िए, सम जीन टेंड टू पास टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बिल्कुल सही है। कुछ जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल, जो एक ही क्रोमोसोम में लगे हैं, और वन जीन टू अनदर जीन, वो वन टू अनदर। अच्छा, लिंकेड जीन आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन क्रोमोसोम, फार अवे से गलत हो गया। संलग्न जीन गुणसूत्र पर एक दूसरे से काफी दूर, दूर वालों में लिंकेज नहीं बनता है। लिंकेज जितना नजदीक होगा उतने में बनेगा, अगर दूर हो जाएगा तो लिंकेज घट जाएगा। तो बस यहाँ पर भी आपका हो गया। तो पहला तो सही है, दूसरा आपका रीजन सही नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहा है, हाँ, बोथ एंड आर ट्रू बट नॉट बोथ, हाँ, ए पार्ट है। अब देखिए, काफी दूर स्थित है तो वहां पर लिंकेज नहीं होगा, दूर स्थित है तो लिंकेज घट जाएगा। अब क्या है कि संलग्न जीन गुणसूत्र एक दूसरे से काफी है। अच्छा, तो यदि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए सही स्पष्टीकरण है, नहीं है तो हो ही नहीं सकता है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट बन गया क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा देखिए, अगर ये एक दूसरे से काफी दूर स्थित हैं तो यहाँ पर लिंकेज की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब जब संभावना कम हो जाती तो आंसर हमें फिर इस हिसाब से सी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब संभावना के हिसाब से हम जाते हैं तो संभावना के हिसाब से तो बन गया हमारा कि स्पष्टीकरण नहीं, दोनों सही हो गए। लेकिन अब यहाँ पर जब संभावना घट जाती तो हमें यहाँ पर सी लेना पड़ेगा। इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य हो रहा है, क्योंकि लोकेटेड फार अवे, दूर हैं,
और जब दूर होते हैं तो वहां पर लिंकेज नहीं आएगा, वो या आएगा तो रेयरली केस में आएगा। संलग्न जीन गुणसूत्र पर एक दूसरे से काफी दूर स्थित हैं तो उस कंडीशन में लिंकेज नहीं। लिंकेज के लिए क्या कहता है, आपको बताया है कि एस इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, माने जितना नजदीक होगा उतना ही लिंकेज बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हैंकिंग फाउंड स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, सही है बिल्कुल। स्पर्मेटोजेनेसिस उन्होंने 50% में पाया था एक्स और वो वाला, और 50% में पाया नहीं था एक्स का, एक्स बैंड पाया नहीं था तो वो वहाँ पर आया था, तो वहाँ पर ये बिल्कुल सही है 50%। हैंकिंग कुछ कीटों में 50 एक्स और वाई वाला था तो एक्स वाला उन्होंने खोजा था गया था, तो यहाँ पर ही करेक्ट हो गया। अब द सेक्स डिटर्मिनेशन इज हनी बीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। जो मेल होता है वो n रहेगा, मेल जो होगा वो n होगा, और जो फीमेल होगी वो 2n होगी यहाँ पर। तो अब ये सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये एक सेट है, ये दो सेट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट आर इनकरेक्ट, गलत है, करेक्ट बट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, गलत, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों मधुमक्खी मिलिंडा किसी जीव से प्राप्त गुणसूत्र युग्मों की संख्या के आधार पर ही होता है। नर अगुणित होगा हैप्लॉइड और फीमेल डायप्लॉइड दोगुणित, सही है, तो इसका आंसर बन गया डी। नेक्स्ट 122, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये 2n की काउंट दे रहा है मेल फ्रूट फ्लाई में, 2n बराबर x6 प्लस xy, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ये तो। फिर फीमेल फाउल में 2n, ये भी सही आ रहा है। फीमेल फाउल हेटेरोजाइगस होती है, और मेल ग्रासहोपर में x0 होता है, बिल्कुल सही है। मेल ह्यूमन कोट्स 2n44 xy, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही। मेल में xy होता है, फीमेल में xx होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का तो 1 2 3 4 माने फर्स्ट आंसर 1 2 3 4, फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड, सब करेक्ट सेट है। नेक्स्ट ये देखो कंफ्यूज करने के लिए है बस, बाकी बिल्कुल करेक्ट एस्टेब्लिश है। नेक्स्ट हाँ, अब आपके फिर देखिए ट्रिपल एक्स और एक्स वाई, तो ये क्लाइनफेल्टर हो जाएगा, ये क्लाइनफेल्टर माने थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। एक्स 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 वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही है। तो मेल एक्स एक्स मेथड सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमन में लागू होता है। अब यहाँ पर फीमेल होमोजाइगस और मेल हेटेरोजाइगस, ऐसा कहाँ लिखा है, यहाँ पर फीमेल होमोगैमिटी, फीमेल होमोगैमिटी बन रहा है, यहाँ पर बन जाएगा 4। अच्छा, अब इसका कैरियोटाइप 45 अगर क्रोमोसोम है किसी में, तो टर्नर आपने पढ़ा है, यहाँ पर 2n-1 हो जाता है। 2n-1 ह्यूमन में आपका टर्नर सोम 2n-1 माने 45 के लिए होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए फर्स्ट। और ZWZZ यहाँ पर फीमेल हेटेरोजाइगस होती है, फीमेल हेटेरोगैमिटी हो जाएगी, बिल्कुल सही आ गया आंसर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन था, लेकिन अब यहाँ से जैसे आया तो आपका क्लियर हो गया। हेटेरोगैमिटी तो हो जाएगा थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, आंसर हो गया सी, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अच्छा, एन नर्स एट हॉस्पिटल रिमूव्ड द रिस्ट टैग, मतलब जब बच्चा पैदा होता तो आपको मालूम है वहाँ बच्चे पे, जैसे एक हॉस्पिटल में एक वार्ड में 4-5 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें सब में टैग कर दिया जाता है, इनका पेरेंट्स का या कोई नंबर लगा दिया जाता है, वो टैग किया गया है। अब उसने क्या कहा कि रिमूव द टैग निकल गया है उसका। अब क्या कह रहा है, द नीड्स ऑफ फिगर आउट द बेबी बिलोंग विच पेरेंट्स। अब उनमें बच्चों में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा किस पेरेंट्स का है। एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाए पेरेंट्स की उन बेबीज की, तब निकलेगा, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसका एक और है, ब्लड ग्रुप से भी ऐड कर सकते हैं हम इसको तो अस्पताल में, लेकिन ब्लड ग्रुप से कम किए जा सकता है, उतना डेफिनेट नहीं आता, अगर ज़्यादा नंबर्स है तो वहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप से क्योंकि ऑप्शन बनाया गया है तो आपको ब्लड ग्रुप से ही देखना है।
कलाई में टैग हटा दिया गया पता लगाने से कौन सा है। तो अब उसने कहा है कि टाइप, एक बेबी है टाइप, उसमें ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, एक टाइप बेबी में ए आ रहा है, एक में ओ आ रहा है। तीनों बच्चों में 3 बच्चे हैं, उनके एक में बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, एक में ए आ रहा है, एक में ओ आ रहा है। अब क्या कह रहा है, शर्मा टाइप, तो जो शर्मा क्या है उसकी मिसेस शर्मा, और तो मिसेस शर्मा का ब्लड ग्रुप है ए बी, और उनका है आपका तो शर्मा का, श्री शर्मा का रक्त समूह क्या दे रहा है ओ, और उनकी मिसेज का दे रहा है ए बी। तो यहाँ पर ओ और ए बी से उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। अगर हम फर्स्ट वाले को ले लें तो वहाँ पर हम करेंगे तो ए या ए और बी आएगा। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, मिस्टर वर्मा जी हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए है, और तो वहाँ पर ए आएगा और ए आएगा और ओ आएगा, ए और ओ आएगा। ठीक है, चलिए ए और ओ आएगा। फिर क्या है, मिस्टर पटेल जी हैं, पटेल जी में क्या है ए बी है और उनके वाइफ का बी है, तो ए बी से यहाँ पर आ जाएगा ए बी और ए बी और क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अच्छा, तो फर्स्ट आप देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या देखिए, एक बेबी में ओ आ रहा है, बाकी ओ किसी में नहीं आ रहा है। ओ केवल हमारे पास सेकेंड पेरेंट्स में आ रहा है, सेकेंड पेरेंट्स में आ रहा है ओ। तो अब देखिए जो डायग्नोस किया जाता है वहाँ आइडेंटिफिकेशन किस बेस पर करेंगे हम। देखिए ए और बी से अगर हम आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ओ के साथ ए के साथ भी ओ होता है और बी के साथ भी ओ रहता है, तो यहाँ पर हम ओ वाले को ही प्रेफर किया जाएगा। प्रेफरेंस बेस पर इसका आंसर बनाएंगे हम। प्रेफरेंस बेस पर जब आंसर बनाएंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा वर्मा फैमिलीज, मतलब सी वाला, क्योंकि सी वाले से ही, वर्मा फैमिली से ही आपका ओ ब्लड ग्रुप का संतान पैदा हो सकती है, बाकी किसी से ओ ब्लड ग्रुप की संतान नहीं पैदा होगी। ए और बी की होगी, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप की संतान, और उसने कहा भी है ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप, और आपको मालूम है सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप क्या होता है ओ। सो आंसर हमें यही बनाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा सी वर्मा परिवार का है। तो तीसरा बच्चा वर्मा परिवार का है, ओ ब्लड ग्रुप उसी से आएगा। देखिए ये उन दोनों में, इसमें भी बी आया, इसमें भी आया, तो हमें यहाँ पर उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। डायग्नो ओ वाला बिल्कुल क्लियर है कि ये केवल इन्हीं से आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ए और ओ, अच्छा, तो यहाँ पर है वर्मा परिवार में ए और ओ आ रहा है, बाकी किसी में ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा। जबकि तीसरी संतान क्या है, तो तीसरी संतान वर्मा फैमिली की है, ये क्लियर हो गई, क्योंकि ओ उसी में आ रहा है। तो आपका आंसर बन गया सी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वालों को फिर अंडरलाइन करना होता है, हमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो यहाँ द गैनुसियम में कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल पिस्टिल, जायांग में केवल एक स्त्री केसर होता है, केवल शब्द से गलत है, ओनली सिंगल पिस्टिल नहीं होता है, कहीं कहीं मोर, अभी आपने पढ़ा है पावर में मोर पिस्टिल, मोर कार्पेल होते हैं, मल्टी कार्पेलरी होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड साइड द ओव्यूल, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा पर ही ओव्यूल अरेंजमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटेशन, ओवरी में होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड दोनों रॉन्ग हो गए। थर्ड में आया ईच ओव्यूल हैज ऑलवेज ओनली वन प्रोटेक्टिव लेयर, नहीं, ऑलवेज नहीं है। देखिए 1 और 2 लेयर पर पढ़ाया गया है, तो सिंगल इंटेगुमेंट है और 2 इंटेगुमेंट्स होती हैं, मोस्ट कॉमन 2 वाली होती हैं, और एटैगमिक भी हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये तीनों इनकरेक्ट है, तो तीनों जब इनकरेक्ट हो गए तो ऑल एबव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, सभी गलत हैं, ऑल एबव, सभी गलत हैं, ऑल एबव इनकरेक्ट। अच्छा, फिर आप आइए देखिए क्वेश्चन 126, गानुसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इट्स यूनिट इज कॉल्ड पिस्टिल। सही है, तो पिस्टिल या कॉर्पेल कहा जाता है, और गानुसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जायांग पुष्प का मादा जन्नांग है,
और ये इसकी का इस तरीके से बिल्कुल सही है। हिबिस्कस पिस्टिल, हिबिस्कस होता है गुड़हल, हिबिस्कस होता है गुड़हल, तो गुड़हल पिस्टिल हैज पेंटालोब्ड स्टिग्मा। ये एनसीईआरटी में डायग्राम है, आपने ये वाला डायग्राम देखा है, पेंटालोब्ड होता है। तो यहाँ पर ये 5 ऐसे रहते हैं, तो ये पेंटालोब्ड स्टिग्मा होता है, बिल्कुल सही है, पेंटालोब्ड स्टिग्मा। तो ये सही है, पहला आपका सही है, दूसरा भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बोथ आर करेक्ट। गायनोसिस रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और हिबिस्कस इस तरीके से पंचपालित होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, देखिए कहाँ पर है, तो दोनों सही है। ये सही व्याख्यान नहीं करता है और सही व्याख्यान नहीं करेगा, क्योंकि कार्पेल में एक पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, तो यहाँ पर उसने केवल स्टिग्मा की बात कर रहा है, तो व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है। सो आंसर हो गया फर्स्ट, व्याख्या नहीं करता है, आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यूजुअली एम्ब्रियो सैक 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड, गड़बड़ हो गया। क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। यूजुअली जो होता है वो ऐसा होता है, सामान्यतः भ्रूण को 8 कोष की 7 केंद्र की नहीं, 7 केंद्र की 7 कोष की 8 केंद्र की होता है। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो गया, हमें क्या है करेक्ट चॉइस करना है, तो ये गलत हो गया। पोलर न्यूक्लियाई कंसिस्टेंट सेंट्रल सेल, ध्रुवीय केंद्र केंद्रीय कोशिका में मिलते हैं, बिल्कुल सही है, सेंट्रल सेल में ही रहते हैं ध्रुवीय केंद्र 2। फिलीफॉर्म प्रोटेस्ट डेवलप द सिनर्जिड, सिनर्जिड फिलीफॉर्म, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। और डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म पौधे का विशेष लक्षण है, बिल्कुल सही है। ये आपके तीनों सही हैं। अब आपके तीनों सही है, पहला आपका रॉन्ग है। अब देख लीजिए हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट लगा इन तीनों में, तो गलत ही हो गया, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑल आर करेक्ट, माने डी आंसर हो गया। तो आंसर क्या बन गया, डी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड बी। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा एंडोस्पर्म बनेगा। ब्लैक पेपर ये आपका पेरिसिस्टेंट होता है, तो ये 4 हो गया। और पॉलिनेशन बैलिस्नेरिया वाटर के थ्रू होता है, 3 हो गया। पॉलिनेशन यक्का में मौत के थ्रू हो जाएगा। तो अब आपका हो गया 2 4 3 1, 3 सेलन भ्रूणपोष हो जाएगा, काली मिर्च परिभ्रूणपोष हो जाएगा, बैलिस्नेरिया वाटर हो जाएगा, यक्का उधर चला जाएगा, ठीक। तो आपका हो गया 2 4 3 1, 2 4 3 1 माने फर्स्ट आंसर हो गया 2 3 4 1। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग की टर्म्स। अच्छा, इनको सेट करना है, करेक्ट द सीक्वेंस। अब इनको सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, तो ये आपका एंथर में सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस आएगी, सबसे पहले एपिडर्मिस आएगी, माने ये फर्स्ट नंबर पर इसको प्लेसमेंट मिलेगा, फर्स्ट नंबर इसका प्लेसमेंट। दूसरा नंबर आपका एंडोथीसियम हो जाएगा, तीसरा नंबर मिडिल लेयर हो जाएगा, चौथा नंबर टैपिटम हो जाएगा, फिर आपका स्पोरोजिनस टिश्यू हो जाएगा 5वें नंबर पे। देख लो ऐसा सीक्वेंस कहाँ आ रहा है, माने 4 फर्स्ट केवल एक ही में आया है, बी में आया, 4 फर्स्ट थर्ड आपका मिल गया आंसर बी हो गया। तो आंसर बी हो गया आपका बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका आपने पढ़ा है डायग्राम, सबसे बाहर ये एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर ये एपिडर्मिस, फिर आपकी ये एंडोथीसियम, फिर इसके बाद मिडिल लेयर हो गई, फिर मिडिल लेयर के बाद टैपिटम आ जाता है, टैपिटम के बाद ये स्पोरोजिनस में आपकी ये सेल हो जाती है। तो ये एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर आपका मिडिल लेयर, फिर आपका टैपिटम, फिर आपका स्पोरोजिनस। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए और बन गया आपका आंसर बी। नेक्स्ट, देखिए ये तो मेगास्पोरोजेनेसिस का ड्रा है। अब आपको देखना है, तो यहाँ पर हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ओवरी द रिमेन्स फंक्शन, मतलब जो भी इसमें से ओनली वन एक ही फंक्शनल है, बाकी 3 नष्ट हो जाते, पढ़ाया आपने। तो पहला जो डायग्राम है वो मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो 2 सेल बनी, ये मियोसिस फर्स्ट आया, फिर ये मियोसिस का सेकंड टेट्राड बना, तो मियोसिस का सेकंड स्टेप आ गया, मियोसिस का सेकंड स्टेप हुआ, पूरा मिलाकर एक मियोसिस हुआ। अच्छा, फिर आपके 4 सेल बन गई, फिर उसमें 3 डिजर्नेट हो गए, 3 डिजर्नेट हो गए,
और 1 इसमें 3 डिजर्नेट हो गए, 1 आपका फंक्शनल हो गया। फिर उसमें माइटोसिस हुआ, फिर उसमें आपका माइटोसिस हुआ, फिर आपका माइटोसिस हुआ तो 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर आपके यह बन गया। तो ये हो जाएंगी पोलर, ये हो जाएगी पोलर, ये हो जाएगी एंटीपोडल, ये हो जाएगी एंटीपोडल, यहाँ पर सिनर्जिड और आपका एग सेल, एग और मिलाकर एग अपरेटस। अब आप देख लीजिए, तो यहाँ पर इस हिसाब से देख लीजिए आंसर क्या बन सकता है। फर्स्ट ए माइटोसिस नहीं हो सकता है, गलत है। ए मियोसिस फर्स्ट है, फिर मियोसिस सेकेंड है, फिर माइटोसिस है, फिर माइटोसिस है, फिर माइटोसिस, ठीक है। एम्ब्रियो सैक बन जाएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड, ये आपका सही बन रहा है बी। फिर ए एम्ब्रियो नहीं हो सकता है, ए माइटोसिस नहीं हो सकता, बस आंसर आ गया, बी आपका आंसर है। पहला अर्धसूत्री विभाजन का स्टेप है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन का स्टेप है, और तीसरा समसूत्री, फिर चौथा समसूत्री, पांचवा समसूत्री, और फिर इसका भ्रूणकोश बन गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट आंसर क्या रहेगा इसका, बी। नेक्स्ट में आए तो आपके 131, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक्ट एज mechanism of bring about the fertilization of one non-motile gamete with an other motile one। परागण प्रक्रिया में कार्य करता है जिसके तहत एक गतिशील युग्मक दूसरे गतिशील युग्मक, अच्छा, one non-motile gamete with an other motile one fertilization। तो एक गतिशील युग्मक, one non-motile गतिशील, यहाँ पर देखिए नॉन मोटिल गैमेट विद एन अदर मोटिल गैमेट, मतलब एक है अगतिशील युग्मक के साथ निषेचन करता है, एक गतिशील और एक अगतिशील युग्मक के साथ, मतलब इसमें एक युग्मक गतिशील होता है, एक नॉन मोटिल होता है। क्या कह रहा है, टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, वन नॉन मोटिल हो गया गैमेट विद एन अदर मोटिल, दूसरा जो होता है वो मोटिल होता है। एक आपका अगतिशील है, नॉन मोटिल है, और एक गतिशील है, और एक परागण। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कि कैरियर कौन होता है, तो यहाँ पर साइफोनोगेमी होगा। जहाँ पॉलिनेशन वाला प्रोसेस आता है वहाँ साइफोनोगेमी, मेल गैमेट पास थ्रू बाय द पॉलिनेशन, वो ट्यूब जो बनती है पॉलिनेटिंग ट्यूब के थ्रू ही इंटर करता है। तो यहाँ पर वो गतिशील दोनों नॉन मोटिल ही होते हैं, पॉल जो गैमेट होते हैं वो नॉन मोटिल होते हैं, वो ट्यूब होती है वो पास करेगी। तो यहाँ पर ये आपका हमारा सही नहीं बना, तो यहाँ पर ये सही नहीं हुआ। हाँ, एंजियोस्पर्म के अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर मोटिल होते हैं, तो मेल मोटिल रहेगा, फीमेल नॉन मोटिल रहेगा, और जिम्नोस्पर्म में भी मेल वो पाइन उसमें साइकस में और गीको में है, बाकी वाले तो हटाइए। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। फ्लावर्स पोसेस अमेजिंग वे टू अचीविंग सक्सेसफुल पॉलिनेशन, वन सच वे इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट लाइक आंट एंड बीज। तो पुष्पों में अद्भुत तरीके से अपनाते हैं, एक तरीके से चींटियां मक्खियां बारी, ठीक है। तो ये भी परागण कर सकते हैं, चींटी और मक्खी परागण कर सकते हैं। Autogamy can be achieved within the same flower when anthers shed their pollen to the stigma, same plot। से बिल्कुल सही है, उसी का उसी में, उसी के पॉलन उसी पर गिर जाते हैं, तभी वो ऑटोगेमी कहलाएगा। स्वयुग्मन में ऐसा ही होता है, एक ही पुष्प के परागण उसी पर आते हैं। फिर आपका क्या, जिटोनोगमी थ्रू फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली सिमिलर, बिल्कुल सही है। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है क्योंकि एयर कोई भी चीज़ है, क्योंकि फ्लावर यहाँ पर चेंज होता है। कार्यात्मक, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट वाला कंफ्यूज करेगा आपको। देखिए गतिशील, एक गतिशील है और एक अगतिशील है, तो जो नॉन मोटिल है अगतिशील है और दूसरा आपका गतिशील है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जहाँ पॉलिनेशन होता है वहाँ पर कोई भी गतिशील नहीं होता है, पॉलिनेटिंग ट्यूब के द्वारा ये जाते हैं, पॉलिन ट्यूब के थ्रू क्रॉस होते हैं। तो यहाँ पर सही हमारे हो रहे हैं 4, 5 हैं। और क्लिस्टोगेम इज द फेवर्ड सर्टेन प्लांट्स लाइक ऑक्जेलिस, ठीक है। एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेज, ठीक है। आपके 4 करेक्ट हो गए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका
स्वपरागण है, ऑटोगेमी है, ये भी मतलब एडवांटेज क्या है इसमें, गारंटी ऑफ द पॉलिनेशन है, 100% श्योरिटी है, इसलिए यहाँ पर वो हो गया एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएंगे तो डिसएडवांटेजेस हो गया। सो इट इज द करेक्ट, आपके आंसर हो गए 4, मतलब आंसर बन गया बी। आंसर क्या रहेगा, बी। 4 सही है इसमें से, पहला वाला गड़बड़ है। नेक्स्ट, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर, यहाँ पे इनकरेक्ट हमें देखना है बच्चों, तो इनकरेक्ट के हिसाब से देखना है कौन सा कथन गलत है। अच्छा, गलत को देखना है तो इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एक्स एज सीन इन अमार्फोफेलस, कुछ प्रजातियों में पुरस्कार अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान। हाँ, अमार्फोफेलस आपको एनसीईआरटी में बताया गया है 6 फीट इन हाइट, सबसे ऊंचाई पर रहता है, तो वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको क्या होता है, प्रोटेक्शन आ जाएगा एग का। बिल्कुल सही है। म्यूचुअलिटी बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट्स, बेनिफिशियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन मॉथ एंड यूका, बिल्कुल है। यूका प्लांट और मॉथ्स के बीच म्यूचुअल बेनिफिट होता है, बोथ आर बेनिफिटेड होते हैं, प्लस और प्लस होता है। दो तो एक प्रजाति के बीच परस्पर अंडा देने के दोनों उद्देश्य पूर्त होते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों को बिल्कुल सही है, दोनों का लाभ होता है। पॉलिनेशन इन्वॉल्व स्मॉलर एनिमल लाइक आंट, बिल्कुल सही है। फ्लीज है, बीज है, एक्सेट्रा एंड बिगर वंस लाइक गीको लिजर्ड फेल टू पॉलिनेशन, नहीं, गीको से भी, गार्डन लिजर्ड से भी, मंकी से भी द पॉलिनेशन इज पॉसिबल। यहाँ तक सही था, लेकिन यहाँ से बात बिगड़ गई, क्योंकि गीको छिपकली जैसे बड़े जीव अपने बड़े आकार के परागण करने में विफल रहते हैं। नहीं, इनसे भी परागण हो जाता है, लेकिन सम प्लांट्स, रेयरली प्लांट्स होता है, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो रहा है। फिर अगली बात आ रही, प्राय जंतु परागित पौधे में फूल किसी विशेष प्रजाति के जीव के अनुकूलित होते हैं। ऑफ्टन फ्लावर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली, क्या कह रहा है, अडॉप्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर स्पीसीज। जंतु, हाँ, तो विशेष, ठीक है, अनुकूलित होते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात, तो ये सही है आपकी, और ये बात सही है। इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया, सी। यहाँ पर गीको और लिजर्ड से पॉलिनेशन हो जाता है, इसलिए आंसर हम बनाएंगे सी। तो आंसर क्या बनाएंगे यहाँ पर, सी। नेक्स्ट, तो 133, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच is are correct the respect to reason Mendel not find out linkage, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, करेक्ट, कि मेंडल क्यों नहीं इसको सक्सेस कर पाए, क्यों नहीं डिफाइन कर पाए, तो मेंडल सेलेक्ट द पता क्यों नहीं लगा सके, इसके संबंध में सही बात बतानी है हमें। तो सम जीन्स आर लिंक्ड बट दे आर टू फार अपार्ट क्रॉसिंग ओवर टू बी डिस्टिंग्विश, हाँ, क्रॉसिंग ओवर टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, आपको मालूम है कि जो लिंकेज होता है वो कहाँ पर होता है, 1 क्रोमोसोम पे जो लोकेटेड होते हैं उनकी, और क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। लेकिन इसने क्या क्या कह दिया कि वो दूर, इतने दूर होते हैं, लेकिन विनिमय, तो विनिमय आपका बताया गया 50% से ज़्यादा हो नहीं सकता है, इसलिए ये बात तो सही आ जाएगी, ये बात सही हो जाएगी, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। लिंकेड जीन वे नेवर टेस्टेड ऑन द, तो लिंकेड जीन को एक ही मतलब सेम गुणसूत्र पे, सेम क्रॉस पे, सेम टाइम क्रॉस पे नहीं देखा गया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑल 7 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, 7 जो आपके 7 जीन्स, जो 7 लक्षण मेंडल ने लिए थे, 7 traits are used किए थे, वो 7 traits are not located in same chromosome, that are located in 4 chromosome। तो यहाँ पर 7 जो जीन थे प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम नहीं था, ये रॉन्ग है आपका। अच्छा, all 7 जीन वेर प्रेजेंट इन 4 क्रोमोसोम, दे वेर प्रेजेंट फार अपार्ट, वो दूर दूर थे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेंडल लिंकेज क्यों नहीं जान पाए। मेंडल ने जो अपने क्रॉस किए, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, जो भी क्रॉस किए, उन्होंने 7 करैक्टर लिए, लेकिन जो उन्होंने क्रॉस कराए वहाँ कहीं भी लिंकेज नहीं था। क्यों? क्योंकि जो भी लक्षण वो यूज करते थे, दैट आर नॉट लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम, बट जब लिंकेज का आता है सेम क्रोमोसोम में आता है। दूर तो, और दूर होंगे तो लिंकेज वैसे घट जाएगा, तो वहां पर ये बात सही है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से हमको अब यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा फिर फर्स्ट एंड सेकंड ही सही करना पड़ेगा, माने आंसर बनेगा फर्स्ट।
फर्स्ट बनेगा, क्योंकि ये जो बात है चौथी वाली बात है ये सब जगह लागू नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने लिंकेज क्यों नहीं जान पाए मेंडल, इसीलिए नहीं जान पाए थे मेंडल लिंकेज। क्यों नहीं जान पाए लिंकेज? क्योंकि उन्होंने जो यूज किए थे वहां पर वो सेम क्रोमोसोम पे थे ही नहीं, तो वो लिंकेज नहीं जान पाए और इस कारण से भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आंसर हमारा फर्स्ट ही बनेगा, क्योंकि ये आपका हो भी सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन जो उन्होंने यूज किए थे वो लकी थे, देवर लकी, तो उस कंडीशन में वो लकी थे। यहां पर ये बात आ गई तो वो लकी थे, लेकिन यहाँ जीन बिन में तो यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकेंड को प्रेफर करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सेकेंड को प्रेफर करेंगे तो इस हिसाब से, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट में अब देखिए, अब आपका आ जाता है नॉन पेरेंटल कॉलम है, नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज। तो नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा 4, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, नॉन सिस्टर होमोलॉगस, और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, सही है 2 हो जाएगा। मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो वहाँ पर पॉलीप्लॉइडी कहलाता है, 2 सेट से ज़्यादा हो जाएं, जैसे आपका जो आज इस समय व्हीट मिल रहा है हमें हेक्साप्लॉइड मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 माने फर्स्ट आंसर, 4 1 2 3 फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट पेडिग्रीज का है। अब पेडिग्रीज का है पढ़ लीजिए। तो द डायग्राम गिवन बिलो शोज द इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस है यहाँ पर। हीमोफीलिया आपका होता है एक्स सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। व्हाट विल बी द जीनोटाइप इंडिविजुअल्स मार्क्ड एम, एम का जीनोटाइप क्या होगा, एम हमारा यहाँ पर है। अच्छा, एम का जीनोटाइप, अब देखिए वैसे तो डायग्राम से ड्रा हो रहा है कि हाफ भरा हुआ है, हाफ जब भरा होता है तो उसको आपको बताया गया है कि वहाँ पर कैरियर होता है, हेट्रोजाइगस होता है, तो हेट्रोजाइगस होगा। अच्छा, अब हेट्रोजाइगस हो जाएगा, हाफ भरा हुआ है तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा, और हेट्रोजाइगस में कौन सी कंडीशन हो जाएगी, तो एम मतलब डी, तो हेट्रोजाइगस का आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस हो जाएगा तो फुल डिसीज्ड हो जाएगा, फुल डिसीज्ड हो जाएगा, और ये भी हेट्रोजाइगस है, ये आपका होमोजाइगस इन्फेक्टेड है, होमोजाइगस इन्फेक्टेड है। तो उस कंडीशन में आपके पास फिर आंसर हो गया हमारा डी, फिर आंसर हो गया डी, सीधे सीधे है, हाफ बोले से हेट्रोजाइगस आ गया। अगर ये हाफ ना बनाता तब हमें इसको थोड़ा सा बिलोंग करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब हमें सीधे सीधे आंसर बना रहा है, हेट्रोजाइगस दे रहा है, क्योंकि हाफ सर्किल फुल है, तो उससे आंसर हो गया आपका डी। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, अच्छा तो देखिए आपको ये बॉटनी के आपको 7th MT के क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराए, सभी बेहतरीन ढंग से आप करिएगा और बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। आप पूरे टेस्ट सीरीज को बड़े ध्यान से सबको देखेंगे और पढ़ेंगे, सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। और अब आपको तो देखिए जो भी है आप अपने डाउट्स को डाउट काउंटर पे या किसी भी तरह आप यहाँ पर मिलिए और सबसे बात करिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। और आप सब नीट 2026 वाले एग्जाम को 26 वाले एग्जाम को क्रैक करें और सब डॉक्टर बने। यस, थैंक यू।